चलिए पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। 200 के अपवर्तकों का औसत ज्ञात करो। अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड। तो 200 के गुणनखंडों का औसत ज्ञात करने के लिए पहले तो ये जानना होगा कि 200 के कितने गुणनखंड हैं, फिर उन गुणनखंडों का योग क्या है। तभी तो हम लोग औसत ज्ञात करने के लिए योग बटे संख्या से भाग देंगे ना, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब गुणनखंडों की संख्या को कैसे पता करेंगे और गुणनखंडों का योग कैसे पता करेंगे, इसके लिए सूत्र है। तो इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये वाला बताऊंगा, उसके बाद इसी तरह का एक आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर से, ठीक है, जैसे मान लो चलो 200 को ही लेता हूँ मैं। सबसे पहले 200 का फैक्टराइजेशन करो, ये तो बनता ही होगा, फैक्टराइज करना आता होगा ना भाई। 100 क्या आएगा, 50 फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 5, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर आपने 200 को लिखना है, कैसे लिखना है, 2 आया 3 बार तो 2 की घात 3, 5 आया 2 बार तो 5 की घात 2। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये समझ के चलिए कि इस सवाल से आपको एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो गुणनखंड आपको ऐसे ही करना है, एकदम फास्ट जल्दी से आपको कर लेना है, ये हो जाएगा। अब सुनो, अब सूत्र लगेगा। तो सूत्र क्या है पहले देखो ध्यान से। अगर आपके पास संख्या मान लो n है, जैसे यहाँ क्या है 200 है, मान लो संख्या n है और वो इस रूप में मान लो लिखी जाती है, p1 की घात में अल्फा 1, p2 की घात में अल्फा 2। जैसे यहाँ पे देखो 2 की घात में 3 है ना भाई, उसी रूप में दिख रहा है क्या, देखो तो है ना, उसी रूप में दिख रहा है। हमेशा याद रखना जब आप इसको गुणनखंड करेंगे तो ये जो है ना, ये सब अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। मतलब आप शुरुआत हम लोग 2 से करते जाते हैं, फिर जब जब तक 2 से जाते जाते तब तक 2 से ले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब 3 से भाग जा रहा है क्या, 3 से नहीं जाता तो किससे सोचते हैं, फिर 5 से सोचते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, ये जो संख्या है ना सब घात में कुछ भी हो सकता है, घात में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी संख्या लिखी है। लेकिन ये जो है ना, ये सब कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और वो ऑटोमेटिक अभाज्य संख्या आ ही जाता है अगर आप इसको बारीकी से एकदम शुरुआत से गुणनखंड करते चले जाएं तो मान लो अगर इस रूप में आपको दिया है, मान लो p1 की घात में अल्फा 1, p2 की घात में अल्फा 2, p3 की घात में अल्फा 3, और इसी तरीके से आगे अगर बढ़ रहा है ये, ठीक है, तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंडों की संख्या उसको हम लिखेंगे टाउ एन से। किससे लिखते हैं, टाउ एन। इस जैसे इसका नाम सिग्मा है ना भाई, इसका नाम म्यू है, ये लैम्डा है, ये थीटा है, वैसे ये क्या है, टाउ। ठीक है, टाउ एन से लिखते हैं। और इसका सूत्र क्या है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत सरल सूत्र है, अच्छे से समझ लो। ये सवाल आ गया तो आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो टाउ एन मतलब गुणनखंडों की संख्या, एन के गुणनखंडों की संख्या, एन के गुणनखंडों की संख्या। सूत्र बहुत सरल है, बहुत सरल सूत्र, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो घातों में लिखा है ना, उस पे बस एकक जोड़ के गुणा करते हैं, एन अल्फा 1 प्लस 1, फिर इसकी जो भी घात में लिखा होगा उसमें फिर प्लस 1 कर देंगे। सब में प्लस 1 करके आपस में क्या करना है, गुणा करना है, बस इतना ही तो करना है। अल्फा 3 प्लस 1, जितना लंबा ये जाएगा उतना लंबा ये जाएगा। समझ में है, यहाँ पे तो 2 ही कदम तक बस चला है। अब इसको तुलना करो, क्या क्या दिख रहा है बताओ। p1 की जगह 2 दिख रहा है, अल्फा 1 की जगह 3 दिख रहा है, p2 की जगह 5 दिख रहा है, अल्फा 2 की जगह कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अगर ये और मान लो बहुत बड़ी संख्या होती, मान लो 2 भी आता, 2 की घात कुछ कुछ, 3 की घात कुछ कुछ, 5 की घात कुछ कुछ, 7 की घात कुछ कुछ, तो जितना लंबा ये चलता उतना लंबा ये सूत्र भी चलता। अब बताओ 200 के कितने गुणनखंड होंगे, 200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, हमको घात में जो लिखा है उसमें एकक जोड़ देना है, बस इतना सरल काम है। बताओ 3 में 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 3, टोटल कितना है 12। तो समझ जाइए आप
200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12। कठिन है कि सरल है? बहुत ही सरल है, लेकिन काम अभी आधा हुआ है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ क्या ज्ञात किया है? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात किया है, जिसको अपन टाउ एन बोलते हैं, जो इस तरीके से ज्ञात होता है। आपको समझ में आ गया ना? औसत निकालने के लिए हमको दो काम करना पड़ेगा ना। गुणनखंडों की संख्या निकल गया, अब गुणनखंडों का योग भी निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंडों का योग, उसको हम लोग सिग्मा एन से लिखेंगे। ये वाला सिग्मा एक और होता है ना, याद रखना। सूत्र क्या होता है? ध्यान से सुनिए। सूत्र होता है P1 की घात में अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1। अटपटा टाइप का दिखेगा तो घबराइएगा नहीं, जब हम मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपको बहुत सरल लगेगा। फिर अगला क्या आएगा बताओ भला? P2 की घात में अल्फा 2 प्लस 1, मतलब जो ये लिखा है ना, उसकी घात में एक एक बढ़ा देना है, फिर -1 करना है, और नीचे P1 माइनस 1, फिर ये -1, नीचे क्या हो जाएगा? P2 माइनस 1, और ये आगे बढ़ते जाएगा। किस हिसाब से बढ़ते जाएगा? जिस हिसाब से ये बढ़ेगा उस हिसाब से ये बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे दो ही कदम तक बस दिखा है, दो ही स्टेप दिख रहे हैं, दो ही टर्म है यहाँ पे। तो चलो बताओ कैसे होगा, बताओ। तुलना कर लो ना, तुलना कर लो। P1 की घात में अल्फा 1, मतलब 2 की घात में 3, तो P1 की जगह 2 दिख रहा है, अल्फा 1 की जगह 3 दिख रहा है। P2 की घात में अल्फा 2, मतलब P2 की जगह दिख रहा है 5 और अल्फा 2 की जगह दिख रहा है 2। अपने को क्या करना है? P1 की घात में अल्फा 1 प्लस 1, मतलब जितना ये लिखा है ना, उसको एक बढ़ा देना है। क्या लिखा है? 2 की घात कितना लिखा है? 3, एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 4, फिर ये -1 और अपॉन P1 माइनस 1, तो P1 की जगह 2 है, यानी कि 2 माइनस 1। ये एक पद बना। दूसरा पद कैसे बनेगा? P2 की घात में अल्फा 2 प्लस 1, मतलब ये जितना लिखा है ना, घात में एक बढ़ाना है, तो 5 की घात कितना लिखा है? देखो 2, तो आपको क्या कर देना है? 3, फिर -1, फिर नीचे नीचे क्या लिखा है? P2 माइनस 1। P2 की जगह कौन है बताओ? P2 की जगह कौन है? 5। नीचे जो लिखा है वही P2 है, तो 5 माइनस 1। समझ में आया कि नहीं है? अब सॉल्व कर लो, एकदम जल्दी सॉल्व होगा ये। 2 की घात 4 यानी कितना होता है बताइए? 16। 16 में एक गया 15, और नीचे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो नीचे का 1 अपन नहीं लिखते हैं, बटे में एक छोड़ो, हटाओ। 5 की घात 3 मतलब 1 25, 1 25 में एक गया 1 24, 1 24 बटे 4। सॉल्व कर लो रफ में जल्दी से। 4 एकम 4 की 12, 31, ये हो गया 31। समझ में है ना भाई? अब क्या करना है? अब इन दोनों का आपको गुणा करना है। ठीक है, पक्का? तो गुणा करो, कितना आएगा बताओ? 450 और ये 465। अगर ये 30 होता तो कितना आता? 15 3 45, 450 आता ना, लेकिन 31 है, मतलब एक बार 15 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 465 हो गया। ये आपने क्या निकाला? ये गुणनखंडों का योग निकाला। सूत्र आपने समझा कि नहीं समझा बताओ? समझ गया सूत्र? अगर 3 कदमों तक जा रहा है, ये 3 कदमों तक जा रहा है, तो इसको भी 3 कदमों तक खींचना है। ये डिपेंड करता है कि ये गुणनखंड कितने कदमों तक चला है, कितना लंबा चला है। मान लो तीसरा और लिखना होता तो क्या लिखते बताओ भला? P3 की घात में, हाँ, -1। समझ में आया नहीं भाई? हो गया। इतना सरल सूत्र है, कुछ नहीं रखा है इसमें। और ये निकालना जरूरी है, बिकॉज औसत निकालने के लिए हमको योग भी चाहिए। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या सूत्र याद करो तो भैया ये गुणनखंडों का योग ज्ञात हो गया, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो गई। अब आप औसत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ बोले? अतः औसत कितना होगा? तो गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों का योग कितना है? देखो 465, गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12। आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 12 एकम 12, 12 तिये 36, 10 बचेगा, 105 हो जाएगा वो, है ना भाई? उसके बाद जाएगा 12 8 96, फिर 9 बचेगा, तो दशमलव लगाओगे वो 90 हो जाएगा, फिर 12 7 84, फिर 6 बचेगा, फिर 12 5 60। अगर आपको लग रहा है सर ये कैलकुलेशन कठिन है, तो एक बात बताऊं, आपने इसको यहाँ गुणा ही मत करना, जो गुणा किए ना अपन, मत करना।
15 गुणित 31 रहने देना। तो उससे क्या होगा पता है, गुणनखंडों का योग जब लिखते हैं आप तो 465 के बजाय क्या लिखते, 15 गुणित 31 का ऐसे रहने देते और 12 डिवाइड करते। तो 3 चौक 12, 3 पंचम 15, समझ में है? ऐसा कर देते। फिर ये आप 31 पंचे कितना होता है बताओ भला, 155 और बटे 4। अब देखो 4 तिरिक 12, कितना बचेगा, 3, 35 हो जाएगा वो, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, इतना ही आएगा आंसर। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। ये समझ में आया नहीं भाई पहला सवाल? सुनो ना, मैं आपको अभी और ये अपवर्तक गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, इसका मैं आपको एक और उदाहरण दे करके इसको क्लियर करता हूँ। ठीक, अपवर्तक ही गुणनखंड को बोलते हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द उसका। इसको ना आप एकदम जल्दी से 2 मिनट में लिख लो, या अगर आप चाहते हो कि सर आप लोग अगर चाहो तो मैं एक और उदाहरण बता सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं कि ये औसत में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये आपके पास एक टॉपिक था, संख्या पद्धति का ये टॉपिक है जो शायद मेरे ख्याल से छूट गया था हम लोग से। तो अभी आप लोग देखिएगा अच्छे से, सभी लोग एक बार देखिएगा कि अपवर्तक की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देख, सबसे पहले आपको कोई भी संख्या दी गई है, मान लो n वो संख्या है, इसको आपको कैनोनिकल रूप में बदलना है, अर्थात उसका गुणनखंड करना है अभाज्य संख्याओं के रूप में, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और वो मान लो इस रूप का है, p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, कितना लंबा जा रहा है पता नहीं। मान लो ये जा रहा है pk अल्फा k तक। कहाँ तक जा रहा है? pk की घात में अल्फा k तक जा रहा है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा, इस संख्या n के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? देखो, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे? टाउ n से। जे ऐसे लिखते हैं ना, जे को उल्टा बनाना है तो उसको टाउ n बोलेंगे, ठीक है। सूत्र क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो घातें रहेंगी ना उसमें एक एक जोड़ना बस है। अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1, और कहाँ तक जाएगा? अल्फा के प्लस 1 तक। ये आप क्या निकाल रहे हो पता है? गुणनखंडों की संख्या, मतलब आप समझ रहे हो गुणनखंडों की संख्या मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने 20 लिया, अब 20 के कितने गुणनखंड अब बताओ मेरे को, चलो 20 के कितने गुणनखंड है? 1 गुणनखंड मतलब जो 20 को डिवाइड करते हैं, कौन कौन डिवाइड करते हैं 20 को? 1 2 4 5, वाह 8 कहाँ करते हैं? 10, उसके बाद सीधा 20, ठीक है। कौन कौन आया? 1 2 4 5 10 20, कितने लोग हुए? 6 लोग। तो 20 के गुणनखंडों की संख्या 6 हुई कि नहीं? तो ये तो छोटा सा अंक था 20, तो आप तुरंत गिन गुन कर बता लिए। और मैं 20 की जगह 100 देता तो क्या करते? तो एक एक हिसाब लगाते तो लंबा समय लगता है ना भाई। आप उसके लिए ये सूत्र लगाना है, और यकीन नहीं है आपको तो देखो इसी सूत्र की मदद से अगर मैं ये जो 6 तो गुणनखंड टोटल कितने हुए? 6 हुए। इस सूत्र का इस्तेमाल करके भी आप ला सकते हो। बताओ कैसे? ये देखो 20 को सबसे पहले आप फैक्टराइज करो। ये क्या लिखा है? ये सब क्या लिखे हो सर? ये जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो वो इसी रूप में प्राप्त होगा। देखो जैसे 20 का प्राप्त करोगे तो कैसे होगा बताओ? 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1, समझ में आया ना भाई? ऐसे होगा। तो 20 को कैसे लिख सकते हो? 2 की घात 2 क्योंकि 2 बार आया है, और 5 की घात 1। तो देखो ये इस रूप में दिखने लग रहा है। भले छोटी संख्या है तो छोटे में काम हो गया, हो सकता है और लंबा मिला रहता है, 2 5 3 7 11 बहुत सारा मिला रहता। चलो क्या होगा बताओ? गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? टाउ 20। 2 में एक घात में एक एक जोड़ना है, 2 में एक जोड़े फिर 1 में एक जोड़े, तो 3 गुणित 2 कितना आएगा? है नहीं उतना ही। देखो ये है गुणनखंडों की संख्या
कि भैया उस संख्या को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो देखो यहाँ से भी 6 आ गया। क्लियर है कि नहीं बताओ? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बहुत लंबी लंबी संख्याओं के लिए भी आप ये काम कर सकते हो। बहुत लंबी लंबी, मान लो मैं आपको बोल दिया 3600 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप इसका गुणनखंड करोगे ना सर, 2 से, फिर 2 से चलते जाएगा, बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो आप उसको शॉर्टकट भी कर सकते हो। देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे? 3600 लिखा है, उसको आप लिख सकते हो 36 गुणित 100। 36 मतलब 6 गुणित 6, 36 मतलब, और 6 मतलब, तो 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, 2 बार 2 गुणित 3 आ गया, क्योंकि ये 6 गुणित 6 है, मतलब 2 का वर्ग 3 का वर्ग आ गया। यकीन नहीं है तो देख लो आप। 2 दूनी 4, 3 दिए 9, 9 चौक 36 हो गया नहीं? 60 कट कर सकते हैं। 100 मतलब, और 10 मतलब, तो समझो 2 गुणित 5, 2 गुणित 5 2 बार आ गया, क्योंकि 10 गुणित 10 है ये, है नहीं भाई? इसका मतलब 2 का वर्ग 5 का वर्ग। यकीन नहीं तो देख लो, 2 दूनी 4 और 5 पंचे 25, 25 चौक 100। अब 2 की घात 2, 2 की घात 2, तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 5 का वर्ग। ऐसे भी आप मनी मन जल्दी से तोड़ ताड़ के लिख सकते हो। अब तुलना कर लो कौन किसकी जगह क्या दिख रहा है। P1 की जगह, P1 की घात में अल्फा 1, तो 2 की घात में 4, P2 की घात में अल्फा 2, 3 की घात में 2। तुलना करते बन रहा है ना कौन किसकी जगह है। यहाँ पे 3 स्टेप दिया है, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में लिखना ज्यादा अच्छा है, सरल रहेगा। पहले 2-3 स्टेप से। चलो कितना होगा बताओ? 3600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो घातों में क्या करना है, देखो सूत्र क्या है, जो घात में रहेगा ना उसमें क्या करना है, एक एक जोड़ते जाना है बस। तो घात में क्या क्या बताओ? 4, 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दो, ये 2 में 1 जोड़ दो। समझ में आया नहीं भाई? 5, 3, 3, 45। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 45। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना आपको आ गया कि नहीं आ गया अच्छे से? अब गुणनखंडों का योग देखो, मैं इसको मिटाऊं। गुणनखंडों का योग का सूत्र देखो, ध्यान से देखिएगा एकदम। सूत्र का बस खेल है सर, कुछ नहीं है। गुणनखंडों का योग देखो, वास्तव में ये संख्या पद्धति का टॉपिक है ना, ये टॉपिक छूट गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, गुणनखंडों का योग मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसमें ट्विस्ट बताता हूँ कि आपके एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, वो सुनो। जैसे अभी आपने 20 के गुणनखंडों की संख्या निकाला था, ठीक है, सूत्र का हिसाब लगाया तो 2 गुणित ऐसे करके लगाया था ना भाई, ये लगाया, फिर आपने सॉरी ये तो सबसे पहले आपने 20 को ऐसे लिखा, फिर टाउ 20 लिखने के लिए आपने क्या किया बताओ? बोला 2 + 1 और ये 1 + 1, तो कितना हुआ? टोटल 6 आया था। तो अगर आपसे प्रश्न, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि 20 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो आप बोल देते 6। पता है वो 6 गुणनखंड कौन कौन से थे? अपन शुरू में हिसाब किताब लगा लिए थे। 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये 6 लोग थे। अगर प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा होता कि 1 को छोड़ के, किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के 20 के कितने गुणनखंड है, तो आप क्या बोलते हैं? 5। नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या है कि अच्छा, जरूरी नहीं है 20 के लिए, किसी भी संख्या के लिए अगर आपको ऐसा सवाल आता है कि भाई 1 को छोड़ के फलाने के कितने गुणनखंड है, 1 को छोड़ के, तो आप क्या करते हैं? इस सूत्र की मदद से पहले उसका आंसर निकालते हैं। अब 1 को छोड़ने बोल रहा है तो जितना भी आंसर आया उसमें 1 कम कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा, अब सुनो, अब क्वेश्चन को और कैसे ट्विस्ट रूप से बनाया जा सकता है। जैसे मेरे को 20 का ही पूछा होता ना, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखा रहता, अगर प्रश्न मान लो प्रश्न ऐसा रहता है कि 1 को और स्वयं उस संख्या को, क्योंकि देखो जिस संख्या के आप गुणनखंडों की संख्या निकालोगे ना, उसके गुणनखंडों की संख्या में वो खुद भी शामिल होगा। जैसे आप 20 के गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हो, जानना चाहते हो कि 20 के कितने गुणनखंड है, तो 1 तो होगा ही होगा, और साथ में वो स्वयं वो संख्या भी होगी, बीच में जो आएंगे सो आएंगे। अगर आपको प्रश्न ये पूछा होता कि 1 को भी छोड़ के और स्वयं उस संख्या को छोड़ के दी गई संख्या के कितने गुणनखंड है, तो आप क्या करोगे पता है? पहले तो इस सूत्र की मदद से टोटल गुणनखंड निकालोगे, फिर उसमें कितना माइनस करोगे? 2 माइनस करोगे। वो 2 क्यों माइनस करोगे? 1 और स्वयं, उस गिनती में, उस काउंटिंग में 2 जन माइनस हो जाएंगे। अगर प्रश्न कैसा पूछा जाता है कि 1 को छोड़ के
और स्वयं उस संख्या को छोड़ के, स्वयं उस संख्या मतलब जो भी संख्या आपको दी रहेगी, जैसे बोलेगा 1 और 400 को छोड़ के 400 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 400 के कितने गुणनखंड होंगे, उसमें किनको किनको छोड़ना है, 1 को और स्वयं उस 400 को। तो कैसे करोगे बताओ बोला, पहले इस सूत्र की मदद से आंसर लाना, फिर उसमें 2 माइनस कर देना। 2 क्यों, क्योंकि 2 लोग को छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर प्रश्न सिर्फ ऐसा आता है कि स्वयं 400 को छोड़ के 400 के कितने गुणनखंड है, तो क्या करोगे आप, एक ही माइनस करेंगे। तो कितना माइनस करना है वो सोच के, ऐसा क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? अगर हो सकता है एक और स्वयं उस संख्या को छोड़ के और कोई बोल देता, मान लो 20 के लिए बात कर देता, उतना माइनस, 4 और 5 को छोड़ के 20 के कितने गुणनखंड होंगे? हाँ कैसे, 20 के टोटल गुणनखंड कितने हिसाब थे पेपर, 1 2 4 5, 1 2 4 5 10 20, अब इनमें से 2 लोग को छोड़ने बोल रहा है, तो 4 गुणनखंड होंगे। 4 और 5 को अगर छोड़ा कर, है ना भाई, तो सब देख लेना आप लोग। अब निकालता हूं मैं गुणनखंडों का योग, ध्यान से देखिएगा, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों के योग को सिग्मा एन से दर्शाएंगे। सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर ये संख्या का कैनोनिकल निरूपण है तो गुणनखंडों के योग का सूत्र होगा P1 के घात में α1 + 1 -1 P1 -1। क्लियर है? ध्यान दीजिए ये -1 अलग से है, धोखे से ऐसा मत समझना कि घात में 1 माइनस करना है, ऐसा नहीं है, अलग से -1 है। पहले ये हिसाब किताब हो जाएगा तब -1 करना है। फिर क्या आएगा, P2 की घात में α2 + 1 -1 P2 -1। ऐसे ही चलते चलते ये लास्ट तक जाएगा तो क्या आएगा, पीके के घात में अल्फा के +1 -1 पीके -1। क्लियर है? चलो मेरे को अगर ये काम 20 के लिए करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 20 के गुणनखंडों की संख्या, तो 20 को अपन कैसे लिखे थे बताओ, क्या बोले, 2 की घात 2 5 की घात 1, है ना, 2 दूनी 4 5 20। चलो सूत्र लगाओ, तुलना कर लो पहले तो इसको, इस मतलब ये दोनों को मैच करके देख लेना कौन किसके जगह दिख रहा है। P1 की घात में α1, P2 की घात में α2 दिख रहा है, आगे बढ़ा ही नहीं है, छोटी संख्या थी, ज्यादा बड़ी संख्या है नहीं। तो चलो कितना होगा बताओ, सिग्मा एन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो P1 की घात में α1 + 1 मतलब कितना होगा, 2 की घात में, हड़बड़ी नहीं, आराम से देखिए, तुलना कीजिए, P1 की घात में अल्फा, हाँ पहले इसका देखो कितना आएगा, 2 की घात में α1 + 1 मतलब कि 2 + 1 -1। तुलना करो, इसको इसकी तुलना करो, सूत्र देखो क्या लिखा है, फिर नीचे क्या आएगा, 2 -1 आराम से। फिर क्या आएगा बताओ, फिर हाँ बताइए, आप बताइए क्या आएगा, इसको देखो, सूत्र देखो, P2 की घात में α2 हो तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, जो घात में इसी चीज को लिख देना है और घात में एक बढ़ा देना है और फिर -1 करना है, फिर वो 5 -1 करना है। कितना सरल काम है बताओ, कठिन है क्या है, सरल है। हाँ घात में लिख लेते हैं, अच्छा लगता है, तुलना करते बनते हैं, α2 की जगह में 1 दिखते हैं ना, अच्छा लगता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, 5 मतलब 5 की घात 1 मतलब 5, लेकिन लिखे हैं ताकि दिखा सकें, देखो इस रूप में दिख रहा है। हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ उसका कोई वो नहीं है, गुड। क्योंकि एक तो आ गई ना लास्ट में, एक तक ही तो खींचना होता है नहीं, तो सॉल्व करो कितना आएगा, 2 की घात 3 यानी करेक्ट 8, 8 में गया 7, 7 बटे 1, 5 का वर्ग 25, 25 में गया 24, 24 बटे 4 6 मिलेगा, है नहीं, 24 बटे 4 करेंगे 42। समझ आए? पक्का, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप लोग होमवर्क, ये आपके पास 400, 108, 1000, ये सब का अपना गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग ज्ञात करके आइएगा। गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात करनी है, गुणनखंडों का योग भी ज्ञात करना है।
भाग कर दो, ये गुणनखंडों का योग है और गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी इसकी, 6 आई थी, याद करो, 42/6, 7 आ जाएगा आंसर, है नहीं? तो ऐसे औसत निकालते हैं। कितना बड़ा सा बन रहा है ना। तो सुनो ना, वो बड़ा इसलिए बना बिकॉज अभी आपको मैं एक एक सूत्र समझाया हूँ। जब आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको वहां पे समझाना नहीं है सवाल को, आपको आंसर लाना है। तो ये सूत्र उत्र मत लगाना, आपको पता ना भाई मेरे को ये काम करना है, मेरे को यहाँ से डायरेक्ट ये काम करना है, तुरंत ये काम करना। मेरे को पता है अगर ऐसे इस रूप में मैं अगर इसको तोड़ा हूँ तो मेरे को घात में एक एक बढ़ा करके उनको गुणा करना है। उस समय आपको ये सूत्र लिखने की जरूरत ही नहीं, सूत्र मन में हो, तुरंत कैलकुलेशन हो, बन जाता है तुरंत, क्योंकि वहां पे हमको किसी को समझाना नहीं है, वहां पे हमारा को सही आंसर लाना है और तुरंत फटाफट लाना है।